आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि फ़लसफ़े पर वीडियोस बनानी चाहिए और स्पेसिफ़िकली बुक्स के रिव्यूज़ हों या फिर नीचे की फ़िलासफ़ी पे बहुत से सवाल आते हैं। तो आज हमने सोचा कि कोई जनरल टॉपिक रखा जाए, ना कि सियासी मामलात पर गुफ्तगू जो कि हमेशा हम करते ही हैं। तो बात इस तरह से है कि आपको पता है कि नीचे पहला वो फ़िलासफ़र था जिसने डार्विन का जो नज़रिया इर्तिका था उसके बाद फ़लसफ़ा लिखा और किसी हद तक वो अपनी फ़िलासफ़ी को उससे सिंक्रोनाइज़ करने की कोशिश की। तो इसीलिए उसने ये कहा था कि मैन इज़ नॉट अ गोल बट अ ब्रिज, यानी कि इंसान जिस तरह से इंसान बना है एक इतनी बड़ी ऑर्गेनिजम्स की ट्रांजिशन के बाद, इसी तरह उसको इस स्टेज से आगे भी जाना है। बीइंग इज़ बिकमिंग कहते हैं इसको, कि ज़िंदगी में मौजूद होने का या एग्जिस्टेंस का ये पर्पज़ नहीं है कि यहाँ पर आपकी एवोल्यूशन हॉल्ट हो जाए, बल्कि इससे आगे बढ़ना है। तो नीचे ये कहता है कि जो सुपरमैन उसका है, जिसके बारे में आप सुन चुके होंगे, ऊबरमैन जिसको कहते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए वो कौन से ऐसे 3 रास्ते हैं जो हर इंसान को गुजर के उससे सीख कर और उससे अपनी स्पिरिट को स्ट्रेंथन करके आगे बढ़ना होता है। और स्पिरिट से उसकी मुराद एसेंस है, और दूसरी चीज़ ये कि आपके सोचने का तरीका और जिस तरह से आपकी नेचर है वो, ना कि सोल जो कि रिलीजियस कॉनोटेशन के साथ आती है। तो नीचे ये कहता है कि आपकी स्पिरिट 3 किस्म की स्टेजेस से गुजरती हैं, और पहली स्टेज का नाम है कैमल यानी कि ऊँट, और दूसरी का नाम है लॉयन यानी कि शेर, और तीसरी का नाम है चाइल्ड यानी कि बच्चा। अब ये नाम उसने क्यों रखे ये तो आगे जाके हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन पहली चीज़ ये है कि इसकी यूटिलिटी ज़िंदगी में ये है कि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्रिटिसिज्म का मकसद क्या है, तनकीद करने से क्या मिलता है, दूसरों से मुख्तलिफ सोचने से क्या मिलता है, या अगर मैं माशरे में सबकी बात ना मानूँ तो उससे क्या हासिल होता है, या हर चीज़ पर तनकीद करने का क्या फ़ायदा है। तो इस सारी 3 स्टेजेस की एक्सप्लेनेशन से आपको इन सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे अगर आप इसको खुद भी पढ़ें और मोटिवेशन हासिल करें कि आप इसका ओरिजिनल टेक्स्ट भी कंसल्ट करें। तो पहली स्टेज कैमल की है, जिससे पहले क्या होता है, उससे पहले एक वो इंसान होता है जो कि रूटीन की ज़िंदगी में सेफ्टी से रहने का कायल हो जाता है और ये भूल जाता है कि उसकी सारी ग्रोथ सेफ्टी में ख़त्म हो जाती है। आज का माशरा वो है जहाँ पर हर इंसान कम्फर्ट सीख करता है, एंटरटेनमेंट साइकोलॉजी का मारा हुआ है, और साथ साथ ये कि रिस्क नहीं लेता और ब्रेवरी को भी बुरा समझता है और ब्यूरोक्रेटिक मशीन में एक कॉग बन के रहना चाहता है। तो नीचे ने यह कहा था कि सबसे बदतरीन स्टेज ह्यूमैनिटी की वो होगी कि अगर वो सिर्फ ज़िंदा इसलिए रहें कि वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करें और साथ साथ प्लेजर सीकिंग करें। तो इन 3 स्टेजेस का आगाज़ तब होता है जब आप उस कंफर्ट लेवल को छोड़ के अपने आप को ओन करने का आगाज़ करते हैं। तो पहली स्टेज कैमल में वो ये कहता है कि इंसान एक ऐसे नुक्ते पर पहुंचता है जहां वो सफ़रिंग को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। बहुत से लोग जो ज़िंदगी में एस्केपिस्ट होते हैं, यानी कि अपने मसाइल से भागने वाले होते हैं और अपने किसी मसले को फेस नहीं करते और उसको बैकयार्ड में डाल के, अनकॉन्शियस में डाल के ये सोचते हैं कि ये मेरे सामने वापस नहीं आएगा, लेकिन आता है। और मैंने खुद ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो कि अपनी मुश्किलात से भागते हैं और एक दौर ऐसा आता है कि वो इतनी स्टैकअप हो जाती हैं कि मैनेजेबल रहती ही नहीं है। तो इसमें कैमल स्टेज में लेसन ये है कि ये पहली वो स्टेज है जिसमें इंसान कहता है कि जितना भी बर्डन है, जो मुआशरे का है या मेरा ज़ाती है या मेरी सोच का है, मैं उसको उठाने के लिए तैयार हो चुका हूँ। तो कोट एंड कोट वो किताब में लिखता है 10 पे एक ज़ाराथुस्त्रा में, जिसमें 3 मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पिरिट एक्सप्लेन किए हैं उसने। उसमें वो कहता है कि देयर इज़ मच दैट इज़ डिफिकल्ट फॉर द स्पिरिट, द स्ट्रॉन्ग रेवरेंट स्पिरिट दैट वुड बेयर मच, बट द डिफिकल्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट आर व्हाट इट्स स्ट्रेंथ डिमांड्स। यानी कि आपके जिस्म की और आपकी स्पिरिट की जो क़ुव्वत है और जो ताकत है, जो वो डिफ़िकल्टी को डिमांड करती है, उस डिफ़िकल्टी को बर्दाश्त करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि वो आपका सबसे ज़्यादा कठिन इम्तिहान है। आगे कहता है व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट, आस्क द स्पिरिट दैट वुड बेयर मच एंड नील्स डाउन लाइक अ कैमल वांटिंग टू बी वेल लोडेड। वो ये कहता है कि क्या चीज़ मुश्किल है, मैं उसको उठाने के लिए तैयार हूँ, क्या चीज़ भारी है, मैं ये बर्डन लेने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर एक इंसान एक कैमल की तरह अपनी गर्दन को झुकाता है और कहता है कि जो भी बर्डन है मेरे ऊपर डाल दो, मैं इसको लेने को तैयार हो चुका हूँ। तो ये वो ब्रेवरी का पहला एक नुक्ता है, एक पहली सीढ़ी है जिस पे इंसान चढ़ता है, और वो कहता है कि मैं किसी मुश्किल से नहीं भाग रहा, मेरे सामने चाहे मसाइल का अंबार हो, मैं इसको लेने को तैयार हो चुका हूँ। ये डेवलपमेंट की पहली स्टेज है। अब आप लोग सोचिए कि क्या ज़िंदगी में आप ये सब कर रहे हैं कि इस पहली स्टेज पर भी हम पूरे उतर सकें, या फिर उसी तरह अपने मसाइल से भाग के कंफर्ट की ज़िंदगी में अपने आप को बंद कर चुके हैं। तो इसमें कैमल जो है वो प्राइड लेता है इस बात पर कि मैंने मुआशरे की वैल्यूज़ हों उनको भी कबूल कर लिया, उनका बर्डन भी उठा लिया, मुश्किलात भी सह लीं, और मैं कुछ बोला भी नहीं, मैंने प्रोटेस्ट भी नहीं की, लेकिन मैं एक्सेप्ट करना शुरू हो गया हर चीज़ को। तो इस तरह से नीचे कहता है कि ये वो सफ़रिंग है जिससे आप अपने आप को जानते हैं, क्योंकि सफ़रिंग के बगैर नीचे की फ़िलासफ़ी में और कोई चीज़ में इतनी स्ट्रेस नहीं जितनी सफ़रिंग पे है। वो ये कहता है कि सफ़र किए बगैर आप अपना ट्रू सेल्फ बन ही नहीं सकते। जिस तरह से उसका एक कोट भी था जिसमें वो कहता है कि यू मस्ट बी रेडी टू बर्न योर सेल्फ इन योर ओन फ्लेम। अपनी चिंगारी में अपने आप को जलाना बहुत ज़रूरी है। हाउ कुड यू राइज अ न्यू इफ़ यू हैव नॉट फर्स्ट बिकेम एशेज़, कि अगर आप राख नहीं बन गए पहले तो आप दोबारा उस राख से एक नई ज़िंदगी क्रिएट नहीं कर सकते। यानी कि जो लोगों ने आपको बनाया पहले उसको जलाना पड़ेगा, उसके बाद आप अपनी ट्रू सेल्फ बनेंगे। तो कैमल स्टेज आपको ये सिखाती है कि सफ़र कैसे करना है और सफ़रिंग से सीखना कैसे है कि मैं कौन हूँ। इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं। आगे चलते हैं सेकंड स्टेज पे।
फिर वो कहता है कि दूसरी स्टेज जो है वो कैमल से आगे बढ़ के वो लाइन की स्टेज है, जो कि आपको पता है कि एक मेटाफरी ब्रेवरी का है। और कोट एंड कोट 10 पे ज़ारथुस्त्रा में लिखता है कि इन द लोनलीस्ट डेजर्ट्स हाउएवर द सेकंड मेटामॉर्फोसिस अकर्स, हियर द स्पिरिट बिकम्स अ लायन हु वुड कॉन्कर हिज फ्रीडम एंड बी मास्टर इन हिज ओन डेजर्ट। यानी कि उस सहरा में जिसमें ये ऊँट इतना बोझ उठा के चल रहा था, इसके दरमियान में ही कहीं सेकंड स्टेज आती है। अब ये सेकंड स्टेज पहली स्टेज को डिस्ट्रॉय करने से नहीं आ रही, बल्कि सब्लिमेशन से आ रही है। यानी कि वो बात कर रहा है कि ग्रेजुअल एवोल्यूशन, ग्रेजुअल चेंज। आगे कहता है कि हेयर ही सीक्स आउट हिज लास्ट मास्टर, ही वांट्स टू फाइट हिम एंड हिज लास्ट गॉड फॉर अल्टीमेट विक्ट्री, ही वांट्स टू फाइट विद द ग्रेट ड्रैगन। कि ये वो स्टेज है जिस पे वो शेर बन जाता है और वो इस ड्रैगन से लड़ने को तैयार हो जाता है। अब ड्रैगन किस चीज़ की मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है? वो मोरालिटी की रिप्रेजेंटेशन है। ड्रैगन अपने फ़लसफ़े में वो इसको कह रहा है जो कि मुआशरे की एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ हैं जो वो आपके ऊपर मुसल्लत करता है। जिस तरह से एक बच्चे को यहाँ बताया जाता है कि किसी से डिसएग्री नहीं करना वरना वो बदतमीज़ी होगी, सवाल नहीं उठाने, क्रिटिकल क्वेश्चनिंग नहीं करनी। एक खातून को बताया जाता है कि वो मुकम्मल तौर पर एक इंडिविजुअल नहीं है, उसको हमेशा सर झुका के जीना है, उसको हमेशा ऑर्डर लेना है। और साथ साथ किसी भी मुआशरे के अंदर स्टूडेंट्स हों यहाँ पर या इसके अलावा एक्टिविस्ट हों, किसी भी रैंक में आप देख लीजिए, सिर्फ ओबीडियंस सिखाई जाती है, ताबेदारी और फरमाबरदारी। सवाल करने को डिस्करेज किया जाता है और हर उस चीज़ को जो कि सोशल डिविएशन में आए उसको मैडनेस कहा जाता है, जैसे फूको ने कहा था। तो ये वो स्टेज है जिसमें एक लाइन ये कहता है कि मैं इस मोरालिटी से, यानी कि इस सारे एथिकल कोड से, जो कि ये ड्रैगन है, और वो लिखता है कि इस ड्रैगन के ऊपर जो इसके स्केल्स हैं, जो इसकी जल्द है, जो स्किन है, वो चमक रही होती है। और ये चमक कहाँ से आ रही है? ये वो चमक है जो कि हज़ारों सालों की एथिकल डेवलपमेंट है बेसिकली। तो वो इससे लड़ने को तैयार हो जाता है जो माशरे की वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि उसने इस स्टेज से गुजर के अपनी वैल्यूज़ भी बनानी हैं। तो साथ साथ आपको इस स्टेज से लेसन ये मिलता है कि लाइन स्टेज जो है इसमें वो एक फ़ाइट बैक का आगाज़ होता है। कैमल स्टेज में वो सिर्फ बर्डन उठाने के लिए तैयार हुआ था, सफरिंग के लिए। दूसरी स्टेज में वो मुआशरे की वैल्यूज़ से ऐलान जंग भी कर देता है और वो कहता है कि मैं इसको कबूल नहीं करूँगा। और साथ साथ ये वो कहता है कि ये वो स्टेज नहीं है जिस पे वो नई वैल्यूज़ बना ले। जिस तरह से नीचे का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है रीवैल्यूएशन ऑफ ऑल मॉरल्स, कि जितने भी इखलाकी दर्स हैं जो आपको दिए जाते हैं, एक मरतबा उन सब का टेस्ट ज़रूर लें, उनको परखें ज़रूर, चाहे वो कोई आइडियोलॉजी हो, कोई डॉगमा हो, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, उन सब का इम्तिहान ज़रूर लेना चाहिए। तो इस स्टेज पे वो ये कहता है कि नई वैल्यूज़ बनाने के लिए जो ब्रेवरी चाहिए, लॉइन स्टेज पे इंसान वो अचीव कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी फ्रीडम हासिल करने का पहला कदम उठाता है। और वो ये कहता है कि लॉइन स्टेज पे इंसान नो कहना सीख जाता है। साइकोलॉजी में इसको असर्टिवनेस ट्रेनिंग भी कहते हैं कि जब इंसान नो कहना ना जानता हो तो ज़िंदगी में बहुत सफ़र करता है। बहुत दफ़ा उसको ऐसे हुक्म दिए जाते हैं वो नहीं करना चाह रहा होता, लेकिन नो कहना नहीं आता, इसलिए करता रहता है। तो स्लेव में और एक फ्री इंडिविजुअल में सिर्फ एक फ़र्क होता है और वो होता है नो कहने का। यानी कि वो उस चीज़ को रिफ्यूज़ करता है जो करने पर वो नेचुरली आमादा नहीं है। इसीलिए लॉइन स्टेज आपको नो कहना सिखाती है। और इसके साथ साथ ये कि आपके अंदर एक हंगर होती है कि मैं नया ऑर्डर लेकर आऊँ। एक तो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, यानी कि मुआशरे का जो तर्ज़ अमल है, लेकिन ये वो स्टेज है जिस पे आप अपना ऑर्डर लाने की बात करते हैं और आप ये कहते हैं कि इस स्टेज पर आकर मैं अपनी वैल्यूज़ बनाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। अब मुआशरे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग आपको ये बताएंगे कि यार आपको क्या मसला है कि आपने हर वो बात करनी है जिसको मैसेज एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जिसको मेजॉरिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, जो अक्सरियत नहीं कह रही। आप सिर्फ वो बात क्यों करें जो कि अक्सरियत के अगेंस्ट है? वो इसीलिए करनी पड़ती है क्योंकि अक्सरियत आपकी सेल्फ नहीं है। आपकी सेल्फ वो है जो आप खुद डिफाइन करेंगे। जिस तरह से नीचे ने यह कहा कि ही हु कैनॉट ओबे हिमसेल्फ विल बी कमांडेड एंड दैट इज़ द नेचर ऑफ थिंग्स। यानी कि जो अपनी बात खुद नहीं मान सकेगा उसको दूसरे लोग हुक्म देंगे और वो सारी ज़िंदगी उनके हुक्म के नीचे ही ज़िंदगी गुजारेगा। यही ज़िंदगी का सबसे जो आम ट्रूथ है। तो बात यह है कि अपने आप को हुक्म देना इस स्टेज पे इंसान सीखता है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज की तरफ जब हम मूव करते हैं तो ये वो स्टेज है जिसमें इंसान वो कहता है कि पहले हम कैमल से सफरिंग सीखे, फिर लॉयन से हम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर से लड़ाई करना सीखे, लेकिन चाइल्ड स्टेज वो वाली स्टेज है जिसमें इंसान नई वैल्यूज़ क्रिएट करने की स्टेज पर आ जाता है। तो इस स्टेज के बारे में वो मज़ीद जब जवाब देता है इस चीज़ का कि वो क्यों लायन से चाइल्ड बनना है, क्योंकि पहले सिर्फ डिस्ट्रक्शन की एबिलिटी थी लेकिन अब क्रिएशन की एबिलिटी भी हासिल करनी है, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर को डिस्ट्रॉय तो कर लिया। बहुत से लोग इस माशरे के अंदर भी ये कहते हैं कि चलें ठीक है, हमने अगर अलहदा सोच लिया, मुख्तलिफ सोच लिया, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जब तक आप प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे नया ऑर्डर नहीं आ सकता। बहुत से लोग ये कहते हैं कि तनकीद किए बगैर ही सब ठीक कर लें। तो ये 3 मेटामॉर्फोसिस आपको ये बताती हैं कि तनकीद किए बगैर प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर के ऊपर नया ऑर्डर आ ही नहीं सकता, बिकॉज फर्स्ट यू डिस्ट्रॉय द प्री एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ एंड देन यू क्रिएट द न्यूअर वन। तो क्यों एक लायन को चाइल्ड बनना है? वो इसलिए कि वो कहता है कि द चाइल्ड इज़ इनोसेंट एंड फॉरगेटिंग, अ न्यू बिगिनिंग, अ गेम, अ सेल्फ रोलिंग व्हील, फर्स्ट मूवमेंट, अ सेक्रेड गेस। यानी कि जो ये वाली स्टेज है इसमें बच्चा एक बिल्कुल इनोसेंट और फॉरगेटफुल चीज़ होता है और वो इस स्टेज के ऊपर आके एक नई बिगिनिंग का आगाज़ करता है, एक नई सोच का आगाज़ करता है। क्योंकि जब प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर जो कि ड्रैगन ने बना रखा था, उस
ड्रैगन को तो मार दिया लाइन ने, या अगर नहीं मारा तो लड़ाई इतनी की कि उसको एग्जॉस्ट कर दिया। इस स्टेज के ऊपर आके नेक्स्ट वैल्यू सिस्टम क्या होगा ये बनाने के लिए एक नई बिगिनिंग का आगाज़ जो होता है वो चाइल्ड की स्टेज पे होता है। आगे लिखता है कि फॉर द गेम ऑफ क्रिएशन माई ब्रदर्स अ सेक्रेड गेस्ट इज़ नीडेड, कि नई वैल्यूज़ की तश्कील के लिए एक सेक्रेड गेस्ट चाहिए जो इस स्टेज पे आती है, जो लाइन नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक चाइल्ड ही कर सकता है जिसकी ज़िंदगी का कॉन्शियस एक्सपीरियंस का फॉर्मेटिव ईयर्स का आगाज़ हो रहा होता है। एंड पे कहता है कि द स्पिरिट नाउ विल्स हिज ओन विल, यानी कि स्पिरिट वो चीज़ चाहती है जो कि उसका अपना दिल है, ना कि जो उस पर मुसल्लत की गई है, जो बाहर से आ रही है, जो इंटरनलाइज्ड है, एक्सटर्नलाइज नहीं है। फिर कहता है कि द वर्ड्स आउटकास्ट नाउ कॉन्कर्स हिज ओन वर्ड, कि वो इंसान या वो स्पिरिट जिसको मुआशरा पहले साइड लाइन कर देता है, इग्नोर कर देता है, अवॉइड कर देता है, अब आकर वो अपनी दुनिया का हाकिम बन जाता है और वो अपने आप को हुक्म देने लगता है। तो इस स्टेज पे वो ये कहता है कि जो डिस्ट्रक्शन की एबिलिटी एक चाइल्ड की होती है वो सिर्फ इसलिए नहीं होती कि वो नफ़रत करता है, बल्कि इसलिए होती है कि वो कुछ नया बनाना चाहता है। इसको तशबीह इस बात से देता है कि फॉर द चाइल्ड क्रिएशन इज़ पार्ट ऑफ इट्स नेचर, कुछ क्रिएट करना उस बच्चे की नेचर का हिस्सा है। व्हेन अ चाइल्ड स्टैक्स अ टावर ऑफ ब्लॉक्स एंड देन नॉक्स इट टू द ग्राउंड, इट इज़ नॉट आउट ऑफ मैलिस टूवर्ड्स द क्रिएशन बट आउट ऑफ अ डिज़ायर टू क्रिएट समथिंग न्यू। बच्चे जब खेलते हुए ब्लॉक्स को इकट्ठा करके एक टावर बनाते हैं और फिर उसको गिराते हैं, तो जब वो उसको गिरा रहे हैं वो इसलिए नहीं कि वो उससे नफरत करते हैं, वो इसलिए नहीं कि वो डिस्ट्रक्टिव हैं, बल्कि इसलिए कि वो उसको दोबारा बनाना चाहते हैं। ये बहुत मेटाफोरिकल एनालॉजी है कि ये वो शो करती है, जाहिर करती है कि एक बच्चे के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो दोबारा से चीज़ों को सोचे और री इवैल्यूएट करे। तो री इवैल्यूएशन ऑफ ऑल मॉरल्स जिसकी नीचे बात करता है वो यहाँ आपको मटीरियलाइज होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो इन दी एंड ये 3 स्टेजेस आपकी ज़िंदगी पर कैसे एप्लीकेबल हैं, ये इस तरह से कि हमें ये एनालाइज़ करके अपने आप को इन 3 स्टेजेस में किसी जगह पर अगर हम नहीं कर पा रहे इसको कैटेगराइज, तो इसका मतलब ये है कि हमने अभी डेवलप होना मेंटली शुरू ही नहीं किया। उसकी वजह यह है कि सबसे पहली चीज़ तो कैमल की है कि सफ़रिंग को एक्सेप्ट करना, दूसरी चीज़ लॉयन की है कि प्री एग्जिस्टिंग मॉरल ऑर्डर को निगेट करना और उसको रेजिस्ट करना, फिर तीसरी स्टेज नई वैल्यूज़ बनाना। क्या इन तीनों स्टेजेस में से किसी एक पर आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं अपने आप को? ये ऑनेस्टली अपने आप को जवाब दीजिए। अगर नहीं कर पा रहे तो उसका मतलब ये है कि यू आर नॉट कम्प्लीटली कॉन्शियस। एक लिहाज से जो मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स का पिरामिड है, नीचे की फ़िलासफ़ी के अंदर हायरार्की ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने के लिए। और अगर हमने इन 3 स्टेजेस में से किसी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया किसी एक की तरफ, तो इसका मतलब ये है कि हम अभी उस स्टेज के ऊपर ही हैं जो सिर्फ सेफ्टी में और बबल में रहने वाला एक ऐसा इंसान है जो ऑर्डर भी मानने को तैयार है, अपनी सेफ्टी के लिए हर चीज़ सेक्रीफाइस भी कर देगा, अपने आप को ओन भी नहीं करेगा, इंडिविजुअलिटी भी उसको बुरी लगती है। वो इसीलिए बुरी लगती है जिस तरह इस माशरे के अंदर भी आपको बहुत से लोग गालियाँ देंगे जब आप इंडिपेंडेंट थिंकिंग की बात करेंगे, जब आप पर्सनल ऑटोनॉमी की बात करेंगे, जब आप वुमेन एमेंसिपेशन की बात करेंगे, या जब आप ये बात करेंगे कि आपने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है इसका तयन आपको करना चाहिए। तो बहुत से लोग जो वायलेंट हेट्रेड शो करते हैं वो वही लोग होते हैं जो इन 3 स्टेजेस से अभी बहुत दूर हैं। उसकी वजह कि उन्हें मालूम है कि ये 3 स्टेजेस से गुजरने वाला इंसान इतना डोमिनेंट होता है कि वो फिर किसी क्राउड की साइकोलॉजी का हिस्सा नहीं बन सकता और ना वो किसी का हुक्म लेने को तैयार होता है। अब जो इस तरह का मुआशरा है उसमें जो एक इंसान हुक्म मानने से ही रिफ्यूज़ करना शुरू कर दे वो तो एनिमी होता है। सबसे बड़ा दुश्मन तो वही होता है ना जो फ्री हो बेसिकली, क्योंकि फ्रीडम जो है वो डेंजरस है स्लेव के लिए। हमेशा से गुलामाना सोच रखने वालों के लिए सबसे ज़्यादा भयानक आइडिया फ्रीडम है, क्योंकि नहीं पता कि इसके बाद क्या करना है। तो इस फ़लसफ़े की नुआस के अंदर आपके लिए लेसन ये है कि पहली चीज़, अगर आपने अपनी सफ़रिंग को फेस करना ही नहीं शुरू किया तो आप कभी भी उसको अवॉइड करके आगे नहीं बढ़ सकते। ये तमाम उन लोगों के लिए लेसन है जो कि एस्केपिस्ट हैं, जो हर मसले को कहते हैं कि बस मुझे ना सुनाओ खुद ही ठीक हो जाएगा, या फिर हर वो इंसान जो उनसे कंप्लेन करता है उसको शट डाउन कर देते हैं, या फिर हर वो मसला जो उनके सामने आता है उससे दूर भाग जाते हैं। उनके लिए है कि अगर ग्रोथ चाहिए तो वो इस मसले के अंदर से गुजर के मिलेगी, बाहर से नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो जो लोग मुआशरे की डेफिनेशन पे ज़िंदगी गुजार के अपने आप को ज़ाया कर लेते हैं, ये लॉइन स्टेज उनके लिए है कि वो ये देखें कि ये जो ड्रैगन जिसको आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, क्या ये आपकी स्पिरिट का पार्ट था या आपसे लड़ रहा था। बेसिकली एक सिक माइंड पैदा तब होता है जब वो करना कुछ और चाहता है लेकिन उसको बताया कुछ और गया होता है, और सारी ज़िंदगी इस इंटरनल स्ट्रगल के अंदर इसका फ्यूल बन के वो ज़ाया होता रहता है और अपने पीक ईयर्स भी बर्बाद कर देता है। तो लॉइन स्टेज में आपको ये समझ आती है कि इंसान को अपने लिए लेजिस्लेट करने का रास्ता बनाने के लिए पहले प्री एग्जिस्टिंग ड्रैगन से लड़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि ये लड़ाई नहीं करूँगा या करूँगी और फिर भी आगे बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से मैसेजेस मुझे भी आते हैं जिसमें ख़वातीन भी ये कह रही होती हैं, मर्द भी ये कह रहे होते हैं कि घर का पीस ख़राब होता है जिस दिन मैं अपने लिए बात करूँ, इसीलिए मैं बोलता या बोलती नहीं हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि वो पीस डिस्टर्ब किए बगैर अपने आप को ओन नहीं कर सकते। यू हैव टू गो थ्रू दैट फाइट, अदरवाइज देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ ट्रायम्फेंट एंड।
टू योर पर्सनल फाइट्स। बहुत से लोग सिर्फ घर का पीस मेंटेन करने के लिए या किसी से ताल्लुकात ठीक रखने की वजह से अपने आप को असर्ट ही नहीं कर पाते और कभी भी उस फाइट का आगाज़ ही नहीं होता जिसके एंड पे आपकी अपनी डेफिनेशन पे गुजारी गई ज़िंदगी खड़ी होती है। तो लाइन स्टेज ये सिखाती है कि किस तरह से ये फ़ाइट देनी है और इसको ऑन करना है। और तीसरी स्टेज जो चाइल्ड की स्टेज है वो आपको ये सिखाती है कि क्या जिन टर्म्स के ऊपर आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो आपकी अपनी दी हुई हैं। क्या आपने ज़िंदगी में कोई नया रास्ता क्रिएट किया, कोई नई सोच अपने लिए क्रिएट की, या सबसे बड़ी चीज़ जिसको ओरिजिनल थिंकिंग कहते हैं, थिंकिंग फॉर वन सेल्फ, वो सिर्फ चाइल्ड कर सकता है। यानी कि वो स्टेज जिसमें मैंने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है ये मेरा अपना सोचा हुआ एनालिसिस है, ये किसी का बताया हुआ हुक्म नहीं है। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि कहाँ पर जाना है, किसका इंतखाब